सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जैकोबियन मेथड होता है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हमारे पास कुछ इस तरह का सिस्टम होगा। याद रखें जैकोबियन मेथड जब भी सॉल्व करेंगे हमने ये चीज़ देखनी है, जितनी हमारे पास इक्वेशंस होंगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल होंगे। जैसा कि मेरे पास यहाँ 1, 2 और 3 इक्वेशंस हैं, तो अननोन वेरिएबल भी मेरे पास 3 ही हैं, एक्स, वाई और ज़ी। और सॉल्व करने ये चीज़ देखने के बाद हम देखते हैं कि हमारी इक्वेशंस या हमारा जो सिस्टम है वो डोमिनेंट है या नहीं। अब डोमिनेंट से क्या मुराद है? डोमिनेंट चेक करने के लिए हम क्या चीज़ देखते हैं? डोमिनेंट हमारे पास सिस्टम के अंदर जो डायगोनल की एलिमेंट्स होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट्स से मुराद ये जो 9, 5 और 11 ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। इनको मैं इनके अराउंड लाइन लगा देता हूँ, इसमें आपके लिए समझने में आसानी होगी। ये एक्स ही है, इसको मैं सेट कर देता हूँ। ये हमारे पास एलिमेंट ऐसे हैं कि जब भी हम जैकोबियन मेथड सॉल्व करेंगे तो उसमें ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर 2 और 3 को सम करें तो हमारे पास जो उनका सम आए वो हमेशा 9 से छोटा होना चाहिए। मीन कि ये जो डायगोनल एक्स का जो कोफिशिएंट है इन दोनों के सम से बड़ा ही रहना चाहिए। जैसे 3 और 2 5 होता है, 5 जो लेस देन 9 यानी कि 9 को बड़ा रहना चाहिए। अब इसी के साथ अगर यहाँ पे देखें तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है और जी का कोफिशिएंट 2 है। इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये सॉरी इसको मैंने ऐसे रखना था। अब 1 और 2 प्लस करूंगा तो इसका जो सम होगा इससे मेरे पास ग्रेटर होना चाहिए ये जो 5 यानी कि y का जो मेरे पास कोफिशिएंट है। इसी तरह हम तीसरी इक्वेशन में देखेंगे तो ये इन दोनों के कोफिशिएंट को हम सम करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे कि 5 और 1 है तो इससे ग्रेटर ये z का कोफिशिएंट 11 आना चाहिए। यानी जब हम अपने सिस्टम में ये तीन चीजें देख लेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करती हैं, ग्रेटर हो या इक्वल हो, इनमें से कुछ भी हो आप कह सकते हैं, तो फिर हम उसके अंदर जैकोबियन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ करने के बाद दूसरी जो चीज़ हमने देखनी होगी कि हमने एक्स, वाई और जी को यहाँ से अलग करना है। वो कैसे करेंगे? आपको इक्वेशन नजर आ रही होगी, 9x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 11। तो मैं x को अलग करना है तो x इज इक्वल टू 11 माइनस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाय 9। y के ऊपर जाते हैं तो y इज इक्वल टू 5 माइनस x माइनस 2z डिवाइडेड बाय 5 और तीसरी z इज इक्वल टू 7 माइनस 5x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 11। अब ये मेरे पास x, y और z की तीन अलग अलग इक्वेशन बन चुकी हैं। सबसे पहले मैंने डोमिनेंट देखा, उसके बाद मैंने इनको x, y और z के जो इक्वेशंस थी उनके जो वेरिएबल अलग अलग कर लिए। ये करने के बाद मैं जैकोबियन मेथड का फार्मूला बनाऊंगा। फार्मूला कैसे बनाते हैं प्लीज फोकस कीजिएगा। फार्मूला बनाने के लिए x ऑफ i प्लस 1 इज इक्वल टू 11 माइनस 2y। यहाँ आप वीडियो को भी सब पास कर लो। क्यों? अब देखें मैंने इन इक्वेशन को ना एक ही लाइन में लिख लिया है। अब मैं यहाँ अपना फार्मूला कैसे बनाऊंगा? x होगा x i प्लस 1, y है तो i प्लस 1 और z के ऊपर भी i प्लस 1 लिख लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी वेरिएबल है मेरे पास x, y, z जो जो भी होंगे उनके ऊपर बस i लिख लूंगा। मैं i लिखूंगा और ये मेरे पास फार्मूला बन चुका है। यानी जहां भी अगर x फाइंड करना है तो उसके लिए x i प्लस 1, फिर y के ऊपर भी i, z के ऊपर भी y। अब नीचे जाते हैं, y के ऊपर जो हमने फाइंड करना होगा बस ये याद रखिएगा कि वहां i प्लस 1 लिखना है, बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे वहां पे हम i लिखेंगे। नेक्स्ट ये है कि मैं अपनी आइट्रेशन स्टार्ट करता हूं। तो आइट्रेशन स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले जो मेरी आइट्रेशन होगी i इज इक्वल टू 0। तो फार्मूले के अंदर जब मैं ये पुट करूंगा तो x, ये i की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। तो मैं इसे लिखूंगा x1 इज इक्वल टू 11 माइनस 2। y के ऊपर i है तो i की जगह मैं 0 पुट करूंगा तो ये y 0 बन जाएगा। इसी तरह 3z0 डिवाइडेड बाय 9। फिर y हम निकालेंगे तो y 0 प्लस 1 1 इज इक्वल टू 5 माइनस x ऑफ 0 माइनस 2z ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 5 और z 1 इज इक्वल टू 7 माइनस फिर वही 5x 0 प्लस y 0 डिवाइडेड बाय 11। अब इसके बाद आप इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक्स नॉट फाइंड करना है तो एक्स नॉट के लिए मैं एक्स, वाई, जी को लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास तीनों 0 0 0 हैं। तो ये 0 एक्स, वाई, जी मैं अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा और वहां से आइट्रेशन से आंसर निकालूंगा। आप इसको मैन्युअली भी कर सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेटर से मेथड बताता हूँ, उससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों? अब देखिए मेरे पास ये कैलकुलेटर है, इसके अंदर मैं अपनी इक्वेशन लिखूंगा। सबसे पहले मैं x1 के लिए लिखूंगा 11 माइनस 2। अब एक बात यहाँ पे ध्यान में रखें, मेरे पास यहाँ पे y और z हैं। पूरे सिस्टम के अंदर मेरे पास तीन वेरिएबल हैं x, y और z।
तो कैलकुलेटर में मेरे पास एक्स और वाई तो हैं, जी नहीं है, इसलिए मैं एक्स वाई की जगह, जी की जगह ए, बी और सी की वेरिएबल यूज़ करूँगा। मीन के जहाँ पर मेरे पास एक्स आ रहा होगा मैं वहाँ ए लिखूँगा, वाई आ रहा होगा बी लिखूँगा और जब जी आ रहा होगा तो मैं सी लिखूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 11 माइनस 2y, 11 माइनस 2y, वाई की जगह बी लिखूँगा अल्फ़ा बी प्लस 3 अल्फ़ा सी, सी जेड के लिए मैंने यूज़ किया है, डिवाइडेड बाय 9। फिर नेक्स्ट आगे जाकर अल्फा के साथ नीचे जो इंटीग्रेशन का साइन है ये बटन प्रेस करेंगे तो कॉलन लिखा आ जाएगा। फिर दूसरी इक्वेशन लिखें वाई के लिए, वाई के लिए लिखेंगे 5 माइनस एक्स के लिए ए माइनस 2 और जी के लिए सी डिवाइडेड बाय 5 और नेक्स्ट हम कॉलन और तीसरी इक्वेशन लिखेंगे 7 माइनस 5 एक्स की जगह ए प्लस वाई की जगह बी डिवाइडेड बाय 11, ये लिख लिया। फिर उसके बाद मैं इक्वल कैल प्रेस करूंगा। कैल प्रेस करने से बी की वैल्यू मैंने सबसे पहले 0 पुट कर देनी है जो कि डिफॉल्ट में 0 ही है। फिर सी की वैल्यू भी मैंने 0 देनी है। फिर ए की वैल्यू भी 0 देनी है। ये हम कहाँ से दे रहे हैं, जो हमारे पास लेट्स हमने खुद से सपोज किए हैं, एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, जी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है एक्स की होती है, ये वाई की होती है और ये नीचे वाली जी की होती है। तो अब देखें मेरे पास पहली जो इक्वेशन है 11 माइनस 2y प्लस 3z डिवाइडेड बाई 9, 11 माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाई 9, इसका आंसर आ रहा है 11/9। आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे डेसिमल में यूज करेंगे 1.222। पॉइंट के बाद आप यहाँ पर 4 डिजिट लिख लें, बस वही काफी होंगे। तो मेरे पास x1 फाइंड करने के लिए पहले जो आएगा 1.2222 आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे तो देखिए 5 माइनस ए माइनस 2c डिवाइडेड बाई 5, 5 माइनस एक्स माइनस 2z डिवाइडेड 5, यानी कि दूसरी इक्वेशन का आंसर मेरे पास यहाँ पर 1 आ रहा है। फिर तीसरी पे जाएंगे, इक्वल का प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट इक्वेशन का आंसर मिलेगा 7/11। हम डेसिमल में देखेंगे तो 0.6363 आ रहा है। ये हमारे पास x1 था। x2 फाइंड करने के लिए x2 लिखेंगे और नीचे अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, जहां a आएगा वहां पे ये पुट करेंगे, b के लिए ये पुट करेंगे और c के लिए ये पुट करेंगे। तो पुट करते हैं, फिर कैल का बटन प्रेस कर देंगे, b के लिए हम पुट करेंगे 1, c के लिए पुट करेंगे 0.6363, फिर a के लिए पुट करेंगे 1.2222 और इक्वल का बटन प्रेस करने से हमारे पास आंसर आ गया 1.2121। फिर इक्वल प्रेस किया, हमारे पास आंसर आया 0.5010 और फिर इक्वल प्रेस किया, आंसर आया 0.1717। यहाँ तक हमारे पास x1 और x2 फाइंड हो चुके हैं। अब आपके पास क्वेश्चन में जितने भी आपको रिक्वायर्ड होंगे, आपने इटरेशन 10 तक ले जानी है, 8 तक ले जानी है, 15 तक ले जानी है, इसी तरह से आप फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू पुट करते जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट इटरेशन का आंसर आएगा। एक इटरेशन में आपको और करके दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको जितनी भी रिक्वायर होंगी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने x3 फाइंड करना है, तो x3 के लिए क्या करूंगा, ये मेरे पास x2 था जो हमने लास्ट फाइंड किया था। अब यही वैल्यू मैं x3 के लिए पुट करूंगा। पुट करने के लिए कैल प्रेस करूंगा। कैल प्रेस से सबसे पहले b की वैल्यू मांग रहा है, तो b की वैल्यू पुट करूंगा 0.5010। इक्वल प्रेस करूंगा तो c मांग रहा है, c की वैल्यू है 0.1717। फिर इक्वल प्रेस करूंगा और a की वैल्यू पुट करूंगा 1.2121। इक्वल प्रेस करूंगा। अब पहली इक्वेशन का आंसर आया 1.1681, दूसरी का आया 0.6889 और तीसरी का आएगा 0.1309। ये मेरे पास x3 आ गई। इस तरह से आप x4 भी निकाल सकते हैं और x5 6 जितनी भी आपको रिक्वायर्ड होंगी। बेसिक्स हमने इसके अंदर ये चीज़ देखी है कि सबसे पहले हमारे पास सिस्टम होगा। सिस्टम में हमने देखना है कि हमारे पास जो सिस्टम है डोमिनेंट है या नहीं। डोमिनेंट से मुराद कि डायगोनल के एलिमेंट्स ग्रेटर होने चाहिए रिमेनिंग के 2 एलिमेंट्स को सम करने से। फिर उसके बाद ये चीज़ चेक करके अगर ये ठीक है तो फिर हम आगे मूव करेंगे, एक्स वाई और जी को अकेला करेंगे। वो करने के बाद हम यहाँ फार्मूला बनाएंगे और इस फार्मूले को आप कैलकुलेटर में लिखकर पिछली वैल्यू पुट करते जाएंगे और नेक्स्ट इटरेशन आपके पास आंसर आ जाएगा।